आज हम वीकेजी एकेडमिक्स में जो हमारा पहला लेक्चर है क्लास 11th का फिजिक्स का प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है। इसमें हम लोग सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सॉलिड जो है ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके बीच में पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, फिक्स शेप साइज वॉल्यूम होता है, उसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड्स को आगे क्लासीफाई करेंगे तो क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन बोलेंगे। क्रिस्टलाइन मतलब जिसमें जो पार्टिकल्स का डेफिनेट अरेंजमेंट होता है उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है इसका एग्जांपल जैसे डायमंड है, जितने मेटल्स हैं सब इसके एग्जांपल होते हैं। इसमें जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो रहते हैं ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। एनआइसोट्रॉपिक होते हैं मतलब अलग अलग डायरेक्शन में इनका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो रहता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग एमॉर्फस सॉलिड में। एमॉर्फस सॉलिड मतलब जिसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर फिक्स नहीं रहता है, रेंडमली अरेंज होते हैं पार्टिकल, ग्लास वैक्स इसका एग्जाम्पल होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट भी जो रहता है वो एक रेंज में रहता है, फिक्स नहीं होता है। आइसोट्रॉपिक होते हैं। आइसोट्रॉपिक होते हैं मतलब अलग अलग डायरेक्शन में इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज जो रहता है वो सेम होता है, इसलिए इनको आइसोट्रॉपिक बोला जाता है। आगे आते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब किसी भी मटेरियल पे जो फोर्स लगाएंगे जो उसके डायमेंशंस को चेंज कर देगा, उसके शेप को, साइज को, वॉल्यूम को, लेंथ को चेंज कर देगा, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। लेकिन जिस फोर्स के कारण मटेरियल वापस आ जाएगा, रिकवर करेगा, उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। अब आगे हम लोग देखें इलास्टिक मटेरियल। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर जो मटेरियल डिफॉर्म तो हो जाता है लेकिन वापस रिकवर कर जाता है, ऐसे मटेरियल को हम लोग इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। जिस प्रॉपर्टी के कारण ऐसा होता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। वहीं पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर जो मटेरियल परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा और वापस पूरी तरह रिकवर नहीं करेगा उसको हम लोग प्लास्टिक मटेरियल बोलेंगे। जिस प्रॉपर्टी के कारण ऐसा होता है दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, उसको हम लोग प्लास्टिसिटी बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल हो सकता है इलास्टिक मटेरियल का क्वार्ट्ज, स्टील हो सकता है। और जो प्लास्टिक मटेरियल का जो एग्जाम्पल हो सकता है वेट सॉइल हो सकता है, डो हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब आते हैं स्ट्रेस। जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग इन यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा उसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका जो टाइप होता है नॉर्मल स्ट्रेस होगा। नॉर्मल मतलब जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा स्ट्रेस होगा उसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। ये टेंसाइल और कंप्रेसिव हो सकता है। फिर अगर किसी सरफेस को टच करते हुए अगर हम लोग कोई स्ट्रेस लगा रहे हैं तो उसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं। आगे आते हैं हम लोग स्ट्रेन में। जब किसी भी मटेरियल में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है तो उसके कारण जो उसका कितना डायमेंशन में चेंज होता है और उसका ओरिजिनल डायमेंशन कितना था, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन बोलते हैं। इसमें पहला जो टाइप होता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, जिसमें चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, इसमें लेंथ वाइज लेते हैं इसको हम लोग। फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, इस रेशियो को बोलते हैं। शेयर स्ट्रेन मतलब जब शेयर स्ट्रेस लगाया जाता है तो कितना शेयर जो है यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन फॉर्म हुआ उसको हम लोग जो है शेयर स्ट्रेन बोलेंगे। इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, कितना यहाँ पे दो सरफेस के बीच में डिस्प्लेसमेंट हुआ और उन दोनों सरफेस के बीच की दूरी कितनी थी, इस रेशियो को हम लोग शेयर स्ट्रेन बोलेंगे। अब आगे आते हैं हम लोग, तो आगे हम लोग देखेंगे इलास्टिक लिमिट। जब कभी भी हम लोग किसी भी मटेरियल पे स्ट्रेस लगाएंगे तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेस तक मटेरियल में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, उस वहां तक जो मटेरियल जो है वापस रिकवर कर लेता है, तो उसको हम लोग उस स्ट्रेस की वैल्यू को इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। इलास्टिक लिमिट के अंदर में एक लॉ काम करता है जिसको हम लोग हुक्स लॉ बोलते हैं। उस लॉ के तहत ये है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। प्रोपोर्शन के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं के मतलब जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सिंपली क्या है, रेशियो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो होता है। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। आगे आएंगे हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप में जो है यंग्स मॉडुलस होता है। यंग्स मॉडुलस मतलब जब कभी भी लेंथ वाइज हम लोग जो स्ट्रेस लगा रहे हैं तो उसमें काम करेगा। ये नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है बुल्क मॉडुलस। कोई लिक्विड है या कोई गैस है तो उसमें जो हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस लगाएंगे यहाँ पे और कितना उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो उन दोनों का जो रेशियो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे बुल्क मॉडुलस बोलेंगे। फिर उसके बाद आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। जब हम लोग जो है शेयर स्ट्रेस लगाते हैं जिसके कारण वहां पे कितना एंगल फॉर्म हुआ, एंगुलर स्ट्रेन फॉर्म हो गया, शेयर स्ट्रेन फॉर्म हो गया, इन दोनों का जो रेशियो रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलेंगे हम लोग। अब आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर जो है इसी से वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और उसका इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो रहता है कैसे प्लॉट होता है, इसमें एक विशेष स्पेसिमेन होता है जिसको हम लोग टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन बोलते हैं। उसमें हम लोग जो है स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है। तो स्ट्रेस जब अप्लाई करते हैं तो उसके जो दो फिक्स पॉइंट होते हैं उन पॉइंट्स के बीच में कितना जो है चेंज इन लेंथ हो रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और उस बेसिस पे हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। जो ग्राफ प्लॉट होता है ये वाला जो ग्राफ प्लॉट हुआ है इसी को हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
अब इसी में अगर हम लोग देखें, इसको इंटरप्रेट करें, तो इस कर्व में यहाँ पे पहले एक पॉइंट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। मतलब ये उतना स्ट्रेस जहां तक मटेरियल में प्रोपोर्शनल लिमिट वाला स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, मतलब हुक्स लॉ काम करता है। उसके आगे इलास्टिक लिमिट, मतलब एक ऐसा स्ट्रेस होता है जहां तक मटेरियल में इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग ज्यादा स्ट्रेस लगा देंगे तो मटेरियल परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा थोड़ा सा। उसके बाद एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यील्ड पॉइंट बोलते हैं। यील्ड पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे 0.2% का स्ट्रेन मिलता है हम लोग को, उस जो स्ट्रेस की वैल्यू को यील्ड पॉइंट बोलते हैं हम लोग, या यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं हम लोग उसको। उस पॉइंट से रिलेटेड जो स्ट्रेस है उसको यील्ड स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे मटेरियल का। फिर उसके बाद स्ट्रेस को हम लोग बढ़ाते जाते हैं तो मटेरियल का एक ऐसा समय आता है कि वो जो स्पेसिमेन रहेगा उसके बीच में क्रॉस सेक्शन एरिया सडनली एकदम कम हो जाएगा, जिसको हम लोग नेकिंग बोलते हैं। जिस स्ट्रेस की वैल्यू पे नेकिंग हो जाता है वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो मटेरियल सहन कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, यूटीएस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये किसी भी मटेरियल के लिए। फिर उसके बाद स्ट्रेस की वैल्यू को हम लोग ज्यादा नहीं भी बढ़ाएंगे तो उसका लंबाई बढ़ते चले जाएगा और यहाँ पे फाइनली आके मटेरियल जो रहेगा बीच से ब्रेक हो जाएगा। जिस स्ट्रेस पे मटेरियल ब्रेक होगा उस स्ट्रेस को हम लोग जो बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं। अब आगे हम लोग देखें ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से हमको क्या पता चलता है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो रहता है इससे हम लोग को जो किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी पता चलती है कि मटेरियल कितना डक्टाइल है, कोई भी मटेरियल कितना टफ है, उसके बारे में पता चलता है। अगर हम लोग जो कर्व देखें तो यहाँ पे स्टील का जो कर्व रहता है वो विशेष प्रकार का होता है। यहाँ पे हम लोग को अलग से जो है यहाँ पे स्ट्रेस जो है कम ज्यादा होते रहता है, जिसको हम यील्ड पॉइंट फिनोमेनन बोलते हैं। वो हमको स्ट्रेस स्टील के कर्व में मिलता है हम लोग को। वैसे डक्टाइल जो मटेरियल रहेगा जैसे कॉपर वगैरह है उसमें कर्व ऐसे जाता है, मतलब उसमें लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कम स्ट्रेस की वैल्यू पे ही। कास्ट आयरन जो रहता है उसमें लंबाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, उसमें स्ट्रेन ज्यादा नहीं होता है। इस प्रकार से जो है अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल होते हैं उसके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को स्टडी करके हम लोग जो है स्ट्रक्चरल मटेरियल को तैयार करते हैं, और जो है जिसके कारण जो है हम जो है मैकेनिकल लोड वगैरह को स्टडी करते हैं, और जो बहुत सारी जगह ये काम आता है ये कर्व जो रहता है।